हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारा 5th पेपर होता है, जिसे हम कोर्स 5 नेम से बुलाते हैं, अनुशासन और विषयों का अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स नेम का जो हमारा पूरा का पूरा पेपर है। ठीक है, तो इसकी यूनिट फर्स्ट की वीडियोस जो है पहले से ही चैनल पर डाल दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि जो अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न हैं उनमें से 10 क्वेश्चंस में से हमें ओनली 7 क्वेश्चंस इस बार अटेम्प्ट करने हैं, और अगर हम बाकी के क्वेश्चंस देखें तो वहाँ पर 7 या 5 क्वेश्चंस होंगे लघुतरात्मक में, जिनमें से हमें 3 क्वेश्चंस ओनली अटेम्प्ट करने हैं। और जो निबधात्मक प्रश्न हैं उनमें से 5 प्रश्नों में से हमें केवल और केवल 1 प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट करना है। यानी कि अगर हम देखें कि अगर हम अति लघुतरात्मक प्रश्न देखें तो वो हमें कम से कम सभी यूनिट्स के पढ़ने चाहिए, ऑल 5 यूनिट्स के। लेकिन अगर आप ऑल 5 नहीं पढ़ पाते हैं तो एटलीस्ट 3 यूनिट्स के अति लघुतरात्मक प्रश्न तो आपको पढ़ने ही चाहिए। और जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो देखिए, अगर आप 3 या 4 यूनिट्स के ढंग से पढ़ के जाते हैं तो भी आपके 3 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर हम निबधात्मक की बात करें तो निबधात्मक प्रश्न जो है वो आप केवल 1 या 2 यूनिट्स के ही पढ़िए, ताकि आपका एक जो क्वेश्चन है निबधात्मक वाला वो आराम से जो है पिकआउट हो जाए, आराम से अटेम्प्ट हो जाए। तो चलिए, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो हम इस सेकंड यूनिट जो है इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक और निबधात्मक सभी प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यूनिट सेकंड को। और ये वीडियो जो है वो स्पेशली उन फ्रेंड्स के लिए बनाई गई है जो या तो 1 वीक लिए नहीं हैं, अगर 1 वीक ले भी लिए हैं तो भी उनके पास 1 वीक को पढ़ने का टाइम नहीं है, या फिर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर टाइम में, बोर हो रहे हैं पढ़ करके, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, मौसम भी कुछ ऐसा ही है बट कोई बात नहीं। चलिए, एग्ज़ाम आ गए हैं तो हमें पढ़ना तो है, तो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है कि सकारात्मकता के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। सकारात्मकता का मतलब होता है पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी कितने प्रकार की होती है उनको स्पष्ट करना है। तो देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। अध्ययन क्षेत्र का सकारात्मक दृष्टिकोण पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसमें विशिष्ट और तार्किक ज्ञान को ही वैज्ञानिक ज्ञान की संज्ञा दी गई है। सकारात्मक दृष्टिकोण के निम्नलिखित प्रकार हैं। तार्किक, यह दर्शन का वह स्कूल है जो सकारात्मकता से उत्पन्न हुआ है और अनुभव और परीक्षण के साथ होकर इसका वर्णन बुद्धिमत्तापूर्वक हुआ हो, अर्थात वह ज्ञान जो घटक पर आधारित न हो, घटक पर आधारित हो न कि अवलोकन पर। यानी आपने जो देख लिया सिर्फ उस पर विश्वास न करो, अपना तार्किक जो नॉलेज है वो यूज़ करो। तो ये सकारात्मकता से उत्पन्न हुआ है तार्किकता का यह दर्शन। अब बात करते हैं सामाजिक सकारात्मकता और न्यायिक सकारात्मकता। तो सामाजिक सकारात्मकता का विचार अगस्ट काम्टे के अनुसार विकसित किया गया है। इसमें सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक परीक्षा के द्वारा आंका जाता है, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है उसे भी वैज्ञानिक परीक्षा के द्वारा आंका जाता है। तो ये सामाजिक सकारात्मकता है। न्यायिक सकारात्मकता, इसमें न्याय के दर्शन के विचार को अपनाया गया है। और अगला है राजनीतिक सकारात्मकता। तो जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी का जो दृष्टिकोण है उसमें हर एक चीज़ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लाना होता है। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब है प्रत्येक चीज़ के अध्ययन क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी विषय में हो, उसमें अपनी वैज्ञानिकता ला दो। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, इन सब में अगर हम वैज्ञानिकता लेते हैं तो वो होती है सकारात्मकता। चलिए बात करते हैं आगे। ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं। ज्ञान की असीम पिपासा दर्शन का प्रस्थान बिंदु है। ज्ञान मीमांसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, इसलिए दर्शन के अंतर्गत एक शाखा के रूप में ज्ञान शास्त्र स्वीकृत है। वास्तव में ज्ञान की दिशा मुक्तिदायक होती है, अतः ज्ञान को सद्गुण कहा गया है। ज्ञान को सच्चा मित्र बताया गया है, जो व्यक्ति के नेतृत्व पर अज्ञानता के पर्दे को हटाता है। ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसकी व्यापकता के आधार पर व्यक्ति अपनी दृष्टि बनाता है। हमारी एक समझ डेवलप हो जाती है प्रत्येक किसी भी क्षेत्र के प्रति। ज्ञान मीमांसा ज्ञाता के क्षेत्र से संबंधित ज्ञान की अंत्य वस्तु का स्वरूप, ज्ञान वस्तु का यथार्थ, ज्ञान की सीमाएं, ज्ञान के स्रोत, ज्ञान का विज्ञान से संबंध आदि समस्याओं की विवेचना करता है। उसे ही दूसरे शब्दों में ज्ञान मीमांसा कहते हैं। यानी कि ज्ञान मीमांसा क्या होती है। ज्ञाता के क्षेत्र से संबंधित ज्ञान की अंत्य वस्तु का स्वरूप, ज्ञान का यथार्थ, ज्ञान की सीमाएं, ज्ञान के स्रोत, ज्ञान का विज्ञान, ये सब जो चीज़ें हैं इसे ही हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निर्देशात्मक अध्ययन को परिभाषित कीजिए। निर्देशात्मक अध्ययन क्या होता है। अंग्रेजी शब्द
नॉर्मेटिव की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लैटिन भाषा के शब्द नॉर्मल से हुई है, जिसका अर्थ नियम, निर्देश या आज्ञा से होता है। अर्थात वह अध्ययन क्षेत्र जो नियम के आधार पर इस विषय को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति में कौन से गुण, कैसा व्यवहार और व्यक्तित्व होना चाहिए, उसे निर्देशात्मक अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है। यह अध्ययन क्षेत्र स्पष्ट करता है कि वस्तु कैसी हो तथा होनी चाहिए और उसका मूल्य क्या है, कौन सी वस्तु अच्छी है या बुरी है तथा कोई क्रिया सही है या गलत। निर्देश वास्तव में सकारात्मक वाक्यों पर आधारित होता है जो वास्तविकता को स्पष्ट करता है। जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए किसी भी व्यक्ति को निर्देश देते हैं, यानी हम उसको एक्चुअल में सूचना ही प्रोवाइड करवा रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है। यह अध्ययन क्षेत्र मूल्यों का अध्ययन करता है तथा मूल्य समाज सौंदर्य से संबंधित मुद्दों के प्रश्नों के उत्तर और समाधान ढूंढने में सहायक बनता है। मूल्य शास्त्र का अंग्रेजी शब्द एक्सियोलॉजी, जो ग्रीक शब्द एक्सियोस से बना है, जिसका तात्पर्य मूल्य है। मूल्य वह है जिसका महत्व है, जिसे पाने के लिए व्यक्ति और समाज प्रयास करता है। तो निर्देशात्मक अध्ययन हमें देखा कि किसी भी चीज़ के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी चीज़ के मूल्य को बताता है। आगे बात करते हैं चिंतनशील अध्ययन क्षेत्र को समझाइए। देखिए, चिंतनशील अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल होते हैं जिनके बल पर हम इसे भली भांति प्रकार से समझ सकते हैं। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार से, सबसे पहले तो तत्वमीमांसा। जैसा कि आप जानते हैं, अध्यात्म शास्त्र का दूसरा नाम है तत्वमीमांसा, यानी कि भौतिकता से बहुत दूर, फिजिक्स से बहुत दूर, यानी फिजिक्स से परे। यह दर्शन का प्रमुख विषय क्षेत्र है। तत्व ज्ञान सत्ता के यथार्थ स्वरूप के विषय में चिंतन करता है तथा उसकी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं। तत्वमीमांसा द्वारा आत्मा, जगत और ईश्वर के विषय में खोज की जाती है। यह समस्या विश्व के नए दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है। सत्ता शास्त्र की बात करें तो यह तत्वमीमांसा का प्रमुख अंग है कि जिसमें अखिल विश्व ब्रह्मांड के स्वतः असीम और अनंत तत्वों पर व उनके परस्पर संबंधों पर विचार किया जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति का शास्त्र, तो यह सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्रदान करता है। आत्म तत्व संबंधी ज्ञान, तो आत्म तत्व से संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराता है। और पांचवा है सृष्टि शास्त्र। तो ये जो सब हैं पांचों, ये चिंतनशील अध्ययन के क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं तर्क शास्त्र किसे कहते हैं, अध्ययन क्षेत्र से ये किस प्रकार संबंधित है। इनमें उन्हीं चिंतन मनन को प्राथमिकता प्रदान की जाती है जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। यानी तर्क अगर जिसने प्रस्तुत कर दिया किसी के पक्ष में, तो वही जो है उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें चिंतन प्रक्रिया का वर्णन नहीं होता, बल्कि भिन्नता होती है कि चिंतन कैसे होता है। जाने पहचाने तथ्यों से चिंतन प्रारंभ होता है, जिसे प्रमाण कहा जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति के परिणामों का अनुमान लगाया जाता है कि क्या अनुमान सही है अथवा किस सीमा तक अनुमान सही है। यह जांच की एक सीमा मानी जाती है और यही प्रयास तर्कशास्त्र कहलाता है। यानी आप जो है, मान लीजिए दो व्यक्तियों में विवाद हो गया, इसने कोई तर्क प्रस्तुत किया और इसने कोई तर्क प्रस्तुत किया, तो जिसका तर्क सर्वाधिक प्रामाणिक होगा, यानी जो ज़्यादा सत्य को टच करेगा, उसी को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। इसमें आगमन निगमन की लंबी प्रक्रिया निहित होती है। दूसरे शब्दों में तर्क पर आधारित व्यवस्थित ज्ञान की प्रक्रिया ही चिंतन शास्त्र कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुशासन से आप क्या समझते हैं। अनुशासन के शाब्दिक अर्थ का यदि हम विश्लेषण करें तो यह कहा जा सकता है कि अनुशासन डिसिप्लिन शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी का डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के डिसाइपल्स शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सीखना या फिर आज्ञा पालन। और अनुशासन शब्द डिसिपाइल्स का अर्थ है शिष्य। इसके पीछे यह धारणा है कि शिष्य प्राचीन काल से गुरु द्वारा निर्धारित नियमों, कानूनों और परंपराओं का अनुपालन करता है, वही अनुशासन कहा जाता है। वर्तमान में अनुशासन को मन और व्यवहार का प्रशिक्षण माना जाता है, जो व्यवहार को अनुशासित तथा संवेगात्मक भावनाओं को नियंत्रित करता है। आज अनुशासन में आत्म अनुशासन में सामाजिक अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता है। और प्रो टीपी नन के अनुसार अपने संवेगों और शक्तियों को उस नियम के अधीन करना अनुशासन है जो अराजकता को व्यवस्था प्रदान करता है, वहाँ कुशलता तथा मितव्ययता उत्पन्न करता है जहाँ उसके बिना अकुशलता और अपव्यय होता है। यानी कि किसी भी अनसिस्टमैटिक वे को सिस्टमैटिक वे में लाने का काम करता है। आगे बात करते हैं अनुशासनात्मक ज्ञान की आवश्यकता। लिखिए कि ज्ञान हो वो भी अनुशासन के तहत हो। अनुशासनात्मक ज्ञान की
क्या आवश्यकता है? तो बात करते हैं, अनुशासनात्मक ज्ञान का विकास एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसका उद्देश्य विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। अनुशासनात्मक ज्ञान की आवश्यकताएं निम्न हैं। सबसे पहले तो आवश्यकताओं की पूर्ति और उद्देश्यों का निर्धारण। चलिए बात करते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से ही राष्ट्रीय विचारशीलताओं, सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विचारों की पूर्ति होती है। यानी कि अनुशासनात्मक ज्ञान अगर हम लेंगे तो उसके माध्यम से ही जितने भी राष्ट्रीय विचारशीलता है, सामाजिक उद्देश्य है, राजनीतिक जो उद्देश्य है, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक जो भी विचार हैं उनकी पूर्ति यहाँ पर होती है। उद्देश्यों का निर्धारण यह अति आवश्यक है क्योंकि इसकी सहायता से ही ग्रेड, विशिष्ट अवस्था या शिक्षा स्तर पर शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को निर्धारित किया जा सकता है। उपयुक्तता मिलान अनुशासनिक ज्ञान विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपलब्ध मानवीय भौतिक संसाधनों, शिक्षण अधिगम स्थितियों की आवश्यकता अनुसार निर्मित किया जाता है। शिक्षण अधिगम विधियों, सामग्री और रीतियों को निर्धारित करने में भी ये सहायता प्रदान करता है। आगे बात करते हैं, देखिए ये तो हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न तो यूनिट 2 के हो चुके। अब हम बात करेंगे लघुतरात्मक प्रश्न की। तो ज्ञान मीमांसा के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ज्ञान मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। पहला, अनुभववाद, यानी अनुभव को समस्त ज्ञान का स्रोत माना जाता है। इसमें मनुष्य को ज्ञान उसकी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त संवेदनाओं के द्वारा होता है, यानी जो वो फील करता है उसके अनुसार। अनुभववाद के जनक ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मन एक कोरी पट्टी के समान होता है। जैसे जैसे वह बाह्य जगत के संपर्क में आता है, संवेदनाओं के रूप में वस्तुओं के चिन्ह मस्तिष्क में के इस खाली पट्टी पर अंकित हो जाते हैं। तो इसे तो कहते हैं अनुभववाद। अब हम बात करते हैं बुद्धिवाद। तो बुद्धिवाद से तात्पर्य ज्ञान के क्षेत्र में इस सिद्धांत से होता है जो समस्त ज्ञान को बुद्धि पर आधारित मानता है। इसका प्रारंभ देकार्त से माना जाता है। इसमें सत्य का अन्वेषण आवश्यक है और हम बिना प्रमाण के किसी तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते। अगले बात करते हैं संशयवाद। संशयवाद पूर्ण स्वीकार और पूर्ण नकार के मध्य की स्थिति है। हम अपने तत्काल ज्ञान के बाहर किसी वस्तु के अस्तित्व के विषय में निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते। जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है उसके बारे में हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसे सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पर एक संशयवाद भी जो है मौजूद होता है। प्रत्ययवाद, इसके अनुसार संसार की प्रत्येक भौतिक वस्तु क्षणिक और परिवर्तनशील है। ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना एवं तत्व अपने अस्तित्व के लिए अंतशय पर आधारित है। तो इसे प्रत्ययवाद कहते हैं कि कोई भी जो है क्षणिक, मतलब कोई भी रुकी हुई नहीं है, स्थिर नहीं है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु क्षणिक है और परिवर्तनशील है। बात करते हैं यथार्थवाद की। इस शाखा के अंतर्गत भौतिक सत्ता के संदर्भ में चिंतन मनन किया जाता है और पदार्थ जगत को प्राथमिकता दी जाती है, यानी यथार्थता की तरफ ही जो है मतलब ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं व्यवहारवाद। इस विचारधारा में कोई भी पूर्ण सिद्ध स्वीकार करने योग्य नहीं है। समस्त सत्ता परिवर्तनशील है, जो आज है वही सत्य है। व्यवहारवाद ने आधुनिक दर्शन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। अतः उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा में विषय की गहराई है। दर्शन ऐसी कला है जिसके अंतर्गत प्रकृति, व्यक्ति तथा जीवन और उसके उद्देश्यों और अन्य वस्तुओं पर तर्कपूर्ण विधिवत विचार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए, सामाजिक विज्ञान का अभिप्राय समाज के विषय में किए जाने वाले अध्ययन से है। समाज में हम सभी कैसे रहते हैं, कैसे रहते थे और कैसे रहना चाहिए, इन्हीं सभी बातों पर एवं तथ्यों का अध्ययन प्राय इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। और मानव समाज के विकास और संगठन के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य का इस विषय के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी हमें आज जो चल रहा है वो भी पढ़ना है, पहले क्या हुआ और आने वाले समय में क्या होना चाहिए वो भी हमें पढ़ना है। मनुष्य को सभी प्रकार से सामाजिक प्राणी माना जाता है और इस दृष्टि से वह समाज में विद्यमान विभिन्न समूहों के प्रति उनका सदस्य होने के नाते अपना उत्तरदायित्व निभाने का प्रयत्न करता है। उत्तरदायित्व को वह किस प्रकार निभाए, वह समाज को किस प्रकार उन्नत और विकसित बना सके, इन सब के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति और समाज से संबंधित सभी विषय जैसे इतिहास,
भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि से विषय सामग्री ग्रहण कर उसको एकीकृत और समन्वित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे व्यक्ति को अपने समाज में भली भांति परिचित होना, उसमें व्यवस्थित होने और अपने समाज के कल्याण और उत्थान से भरपूर सहयोग देने का पूरा अवसर मिल सके। सामाजिक विज्ञान को समाज एवं मनुष्य के विकास का अभिन्न अंग माना जाता है, जिसके सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दो पक्ष होते हैं। सैद्धांतिक पक्ष का संबंध समाजशास्त्र से है और व्यवहारिक पक्ष का संबंध मनोविज्ञान के सामाजिक व्यवहार से है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो चलिए थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिएगा, प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य और प्रमुख उद्देश्यों की अगर बात करें तो किसी भी कार्य को करने से पहले यह विचार किया जाता है कि यह कार्य क्यों किया जाना चाहिए, इसके करने के क्या लाभ हैं, उसी के अनुसार काम की योजना बनाई जाती है। काम करने से जितने अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके उन सभी को प्राप्त करने के लिए किसी विषय को पढ़ाने से पूर्व उसके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो विद्यालय स्तर पर बच्चों की रुचि, योग्यता और आवश्यकताओं के अनुसार निम्न उद्देश्य निश्चित किए जा सकते हैं। पहली बात, वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाना। व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। सांस्कृतिक उद्देश्य, जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य, अवकाश के समय का अच्छे से वो सदुपयोग कर सकें और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी उनकी पूरी हो सकें, अन्य विषयों के अध्ययन में भी सहायक हो सके और प्रयोग संबंधी कुशलता जो है वो भी उत्पन्न करने में सहायक हो। तो ये उद्देश्य होते हैं प्राकृतिक विज्ञान के। प्राकृतिक विज्ञान की विशेषताओं की बात करें तो सभी के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में किन विषयों को विज्ञान कहा जाए, किन को नहीं, यह निश्चय ही विचारणीय प्रश्न है। इसके निर्णय के लिए उस विषय सामग्री व पाठ्यक्रम, उसका विषय सामग्री और पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उनके अध्ययन हेतु क्या विधि अपनाई जाए आदि। विषय क्षेत्र में विज्ञान को अनुशासित करने की कुछ आधारभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विज्ञान में क्या था, क्या क्या होना चाहिए, इस पर विचार न करके इसके परिणाम प्राप्ति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के अध्ययन के लिए एक विशेष पद्धति होती है जिसे वैज्ञानिक विधियों का नाम दिया जाता है। विज्ञान के अध्ययन के कारण सभी उपकरण और माध्यम वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग अनुसंधान कार्य में विश्वसनीय परिणाम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे देखिएगा, विज्ञान में ज्ञान को संगठित करने वाली विधि अन्य विषयों की विधि से भिन्न होती है। ज्ञान को एकत्रित करने की यानी संगठित करने की विज्ञान वस्तुओं और घटनाओं का पूर्व विश्लेषण करने में सक्षम होता है। विज्ञान की सबसे प्रमुख विशेषता है कि उसकी भविष्यवाणी कर सकने की शक्ति। विज्ञान घटनाओं के घटित होने के कारण तथा उसमें समाहित चरों का यथार्थ अध्ययन कर यह बताने की पूरी तरह समर्थ होता है कि किस परिस्थिति में कौन सा पदार्थ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा। तो चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं, प्राकृतिक विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। किस तरह का है नेचर इसका, प्राकृतिक विज्ञान का। तो विज्ञान एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का परिणाम भी है। प्रक्रिया रूप में जहाँ तक सत्य की खोज करता है वहीं परिणाम रूप में हमारे ज्ञान को सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने का प्रयास करता है। विज्ञान में संचित ज्ञान के भंडार का उतना महत्व नहीं जितना कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में है। विज्ञान सदैव सत्य की खोज में रहता है और जो कुछ इस खोज में परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है उसे परखने की स्वतंत्रता विज्ञान के अंतर्गत प्रदान की जाती है। सत्य की खोज करने की जो विधि विज्ञान द्वारा अपनाई जाती है वह अधिक से अधिक यथार्थ, तर्कसम्मत, विश्वसनीय, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होती है। विज्ञान अपने अनुयायियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का विकास करती है। इस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान अपनी मूल प्रकृति और स्वभाव के अनुसार दो प्रकार की भूमिका निभाती है। पहला, खोज और अनुसंधान करना और फिर अनुसंधान के परिणाम स्वरूप सुव्यवस्थित ज्ञान भंडार का संकलन करना। तो विज्ञान हमें वैज्ञानिक तथ्यों, संप्रत्ययों, सामान्यीकरण, नियमों और सिद्धांतों के रूप में ऐसी क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान भंडार में वृद्धि कर सकें, अपनी समस्याओं को उपयुक्त ढंग से हल कर सकें और अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बनाने में कामयाब हो सके। इस प्रकार से हमें विज्ञान से एक स्वतंत्र अध्ययन के रूप में अध्ययन करने और समझने का पर्याप्त अवसर हमें मिलता है। आगे अगला प्रश्न देखिएगा, सामाजिक विज्ञान की उचित परिभाषा देते हुए इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसकी निम्नलिखित जो परिभाषाएं हैं वो दी जा सकती हैं। पहला, शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार।
शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार क्या है? सामाजिक विज्ञान वह अध्ययन है जो प्रत्येक व्यक्ति के रहन सहन के ढंग, उसकी आवश्यकताओं और उन्हें पूरा करने से संबंधित क्रियाकलापों और उनके द्वारा विकसित संस्थानों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। J.F. फॉरेस्टर के अनुसार देखें तो सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है और इसका प्रमुख उद्देश्य है बालकों को जिस संसार में उन्हें रहना है, जिस तरह इस संसार का निर्माण हुआ है, उसे समझने में सहायता करना है ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सके। इसका लक्ष्य विवेचनात्मक चिंतन को विकसित करना, सामाजिक परिवर्तन के लिए तत्पर बनाना है। सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखकर काम करने का मन बनाना, दूसरों की संस्कृति की सराहना और मनुष्य और राष्ट्रों के बीच विद्यमान अंतर्निर्भरता से परिचित कराना है। शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश में लिखा है कि किसी के लिए यह निश्चित करना उचित नहीं है कि सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का गणितीय योग मात्र हो। निश्चय यह पर्याप्त सामग्री ग्रहण करता है, परंतु इसमें भूतकाल की उन घटनाओं, भौतिक पर्यावरण की उन विशेषताओं और सामाजिक संगठनों के उन्हीं विचारों को शामिल करता है जो मानव के वर्तमान और दैनिक जीवन में अपना संबंध रखता है। यानी ऐसे ही पुराने इतिहास को नहीं वो घुसाएगा बीच में, ठीक है। सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों का मात्र समूह या संगठन नहीं, बल्कि इन विषयों से संबंधित विषय सामग्री का ऐसा समन्वित और एकीकृत रूप है जिसमें अनुशासन उपागम की संज्ञा दी गई है। सामाजिक अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, किसी भी विषय क्षेत्र में से हमारा अभिप्राय दो बातों से होता है। एक तो उस विषय के अंतर्गत किस प्रकार के प्रकरण, पाठ्य सामग्री, अधिगम अनुभवों और विधियों को सम्मिलित किया जाए तथा उनका किस स्तर पर अध्ययन किया जाए, और दूसरा यह है कि उस विषय के अध्ययन से प्राप्त होने वाले लाभों और उपयोगिता की क्या सीमाएं हैं, यानी कैसे कैसे उनसे लाभ और उपयोगिता जो है हमें प्राप्त होंगी। तो किसी विषय के अध्ययन के कार्य, उपयोग और पाठ्यक्रम क्षेत्र की क्या सीमाएं हैं। सामाजिक विज्ञान समाज के लिए समाज से संबंधित बातों और वातावरण का सहयोग लेकर समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अध्ययन है, यानी समाज द्वारा ही, समाज के लिए ही, समाज के बारे में ही किया गया अध्ययन है। अतः उसकी विशेष सामग्री का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की सामग्री में इस प्रकार चयन किया जाना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ने से संबंधित सभी विषयों की प्राप्ति ठीक प्रकार से संपन्न हो सके। तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है? पहला, उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास, सामाजिकता के गुणों का विकास, बौद्धिक और मानसिक शक्तियों का विकास, नैतिकता और सदाचारण के गुणों का विकास, वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता का विकास, सहयोग और पारस्परिक अंतर्निर्भरता की भावना का विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, स्वस्थ आदतों का निर्माण और उचित अभिवृत्तियों का विकास, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक अपनेपन की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अध्ययन क्षेत्र की अवधारणा में प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति को समझाइए। तो देखिएगा, अध्ययन क्षेत्र की अवधारणा और प्रकृति कैसी होती है। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जर्मन विश्वविद्यालय की शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा मूल रूप से अध्ययन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, जो धीरे धीरे नवीन और विस्तृत सूचनाएं प्रदान करने का एक साधन के रूप में सामने आया है। 20वीं शताब्दी में अध्ययन को धीरे धीरे अन्य लोगों के द्वारा भी अपना लिया गया, जिसमें उनकी प्रकृति और विशेषता के अनुसार अलग अलग विचारों को रखा गया था। जैसे विज्ञान अध्ययन के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान, भूविज्ञान और ज्योतिष शास्त्र आदि को अलग अलग स्वतंत्र विषयों के रूप में रखा गया है। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान का एक अलग अलग विषय के रूप में जो है उनको स्थान दिया गया है। किसी भी विषय को अनुशासित बनाने के लिए उसकी प्रकृति, विशेषता, क्षेत्र और अध्ययन विधियां निर्धारित होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक विषय के अध्ययन क्षेत्र को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, समस्या का प्रकार, कार्य, क्रिया के निर्धारण द्वारा। समस्या से संबंधित परिणाम, उपलब्धि और उत्पाद, क्षेत्र, उपयोग, समाज का प्रभाव विश्व स्तर पर तथा उसकी विधियां जिसके द्वारा भावी पीढ़ी को समझा जा सके। अध्ययन का इतिहास, संस्कृति और परिभाषा, अध्ययन की शिक्षण विधि, अधिगम और बुद्धिमापन, तार्किक चिंतन और अवबोध। अध्ययन के उपकरण में समस्या समाधान हेतु विधियां और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान और कौशल जो निम्न आधार पर विभिन्नता स्पष्ट करता है, जैसे व्यक्तिगत क्षमता आदि। बात करते हैं अगला प्रश्न, देखिए कि क्या अध्ययन क्षेत्र का ज्ञान विद्यालयी पाठ्यक्रम में महत्व रखता है? यदि हाँ, तो विद्यालयी पाठ्यक्रम में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
तो देखिएगा, अध्ययन क्षेत्र का ज्ञान विद्यालय पाठ्यक्रम में बहुत महत्व रखता है, या यूँ कह सकते हैं कि अध्ययन क्षेत्र के ज्ञान का विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसका जन्म होता है और समाज में ही उसकी मृत्यु। ऐसी स्थिति में उसके लिए आवश्यक है कि वह समाज में अपने आप को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करे। यदि व्यक्ति अपने को समाज में ठीक प्रकार से व्यवस्थित कर लेता है तो देखिएगा, तो यह उसकी सफलता है, लेकिन समाज में ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती है। इस क्षमता को उत्पन्न करने में सामाजिक अध्ययन या अध्ययन क्षेत्र एक विषय के रूप में अत्यंत सहायक होता है। अन्य शब्दों में, सामाजिक अध्ययन नामक विषय आधुनिक शिक्षा की नवीन पहुंच का एक ढंग है, जिसका ध्येय उन आदर्शों, रुचियों और अभिवृत्तियों एवं क्षमताओं का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति सफलतापूर्वक सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन क्षेत्र का ज्ञान या सामाजिक अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। माध्यमिक शिक्षा आयोग व अंतर्राष्ट्रीय टीम ने भी सामाजिक अध्ययन विषय का महत्व दर्शाया है। उनका विचार है कि छात्रों का यह विषय मानवीय संबंधों का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही रूप में उनको ज्ञान प्रदान करता है। इन संबंधों का ज्ञान समाज के कल्याण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब तक छात्रों को इनका ज्ञान नहीं दिया जाएगा, तब तक उनमें उन सामाजिक गुणों, आदर्शों और आदतों का निर्माण नहीं होगा जो सामाजिक चरित्र निर्माण के आधार तत्व हैं। तो चलिए, इतना हमने पढ़ लिया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक विज्ञान को अध्ययन क्षेत्र के रूप में परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक विज्ञान को अध्ययन क्षेत्र के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं, और इसी के साथ अगला प्रश्न ही है हमारा कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली इसकी प्रमुख शाखाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हमारा व्यापक अध्ययन हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस पर निबंधात्मक प्रश्न भी बनता है तो इन दोनों का कंबाइन होकर के भी हम इसका आंसर लिख पाएंगे। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु हैं। जो कुछ भी हमारे प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश में घटित होता है उसके संबंध में जानने की हमारी जिज्ञासा सहज और स्वाभाविक ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे हवा क्यों चलती है, बादल किससे बनते हैं, बीज बढ़कर वृक्ष कैसे बन जाते हैं। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगे रहने के कार्य को विज्ञान कहा जाता है। और जब से मनुष्य जन्म लेता है, जब कार्य और व्यवहार को अपनाता है, तब से विज्ञान को अपने सबसे विश्वस्त मित्र के रूप में प्राप्त करता है। और विज्ञान ही मानव की विभिन्न कठिनाइयों और समस्याओं के निवारण हेतु सशक्त साधन है। विज्ञान के द्वारा अपना ज्ञान भंडार व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, उसे विज्ञान के अंतर्गत ही समाहित किया जाता है। हमने विज्ञान को एक प्रक्रिया के रूप में न मानकर प्रक्रिया विशेष के परिणाम के रूप में जाना है। इस तरह विज्ञान से तात्पर्य व्यवस्थित और संगठित ज्ञान भंडार से लगाया जाता है, और विज्ञान में विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों, संप्रत्ययों, सामान्यीकरण, नियमों और सिद्धांतों के निर्मित सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का अथाह भंडार होता है, जिसे फिर अपनी सुविधाओं की दृष्टि से विभिन्न शाखाओं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, पारिस्थितिकी विज्ञान आदि में बांटने का प्रयत्न करते हैं। विज्ञान केवल ज्ञान का भंडार नहीं, अपितु ज्ञान भंडार के अस्तित्व का कारण भी है, जिसका अपना महत्व होता है, अपनी प्रकृति होती है, अपनी शिक्षण विधियाँ होती है, अपने उद्देश्य होते हैं, अपने अनुसंधान के क्षेत्र होते हैं यानी रिसर्च के, तथा एक स्वतंत्र विषय वस्तु और पाठ्यक्रिया होती है जिसे कि स्वतंत्र रूप से अनुशासित किया जाता है। तो किसी भी विषय के अध्ययन के रूप में मानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान की विशेषता ही उस विषय की प्रकृति, क्षेत्र, अध्ययन विधि, अनुसंधान क्षेत्र, पाठ्यक्रम आदि को अनुशासित करने में सहायक होती है। तो अब हम इसका वर्गीकरण भी पढ़ लेते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं आती हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 3 प्रमुख शाखाएं आती हैं। पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा औपचारिक विज्ञान और तीसरा है सामाजिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्राकृतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक तो भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान, यानी जो संजीवों में होगा और जो निर्जीवों में होगा। चलिए, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, पृथ्वी विज्ञान, परिस्थिति का विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू विज्ञान, मेट्रोलॉजी विज्ञान आदि शाखाएं आती हैं। और जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, मानव जीवन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि शाखाएं वहाँ पर आती हैं। अगर हम औपचारिक विज्ञान की बात करें, जिसमें घटनाएं तथ्यात्मक एवं विधिवत विज्ञान के विपरीत चलती हैं, जैसे गणित और तार्किक विज्ञान, यानी ये तथ्यात्मक नहीं होते हैं और विधिवत भी नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, जिसमें मानव व्यवहार
व समाज का अध्ययन किया जाता है। ये तीनों वर्ग मूलभूत विज्ञान के आधार पर विषय का अध्ययन करते हैं, जिसके आधार पर अंतर अनुशासनात्मक व्यवहारिक विज्ञान जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल का अध्ययन किया जाता है। अन्य शाखाएं जो व्यवहार पर आधारित हैं, जैसे व्यवहारिक विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, व्यवहारिक भौतिक विज्ञान, मेडिकल, कंप्यूटर विज्ञान, यानी ये व्यवहारिक संबंधित है, तो इन सभी का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। बात करते हैं भाषा विज्ञान क्या है, स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति और शाखाएं स्पष्ट कीजिए। तो अगला प्रश्न क्या है, भाषा विज्ञान क्या है, स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति और शाखाएं समझाइए। देखिए, जिस विषय के अंतर्गत हम भाषा की उत्पत्ति, विकास, मानकीकरण, संगठन आदि का अध्ययन करते हैं, उसे भाषा विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। हिंदी में यह विश्वसनीय कार्य है। भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान ग्रंथ और पुस्तक लिखकर किया। उनका योगदान भाषा विकास की दृष्टि से अमूल्य धरोहर है। भाषा विज्ञान की पद्धति को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, भाषा विज्ञान की प्रकृति। तो भाषा विज्ञान की प्रकृति को हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शैक्षिक अध्ययन के रूप में, विज्ञान क्षेत्र के रूप में, सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के रूप में। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक अध्ययन के रूप में। तो भाषा विषय वस्तु का ज्ञान जो शिष्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त होती है। विज्ञान क्षेत्र के रूप में देखें तो विज्ञान के अंतर्गत किसी वर्ग विशेष में दक्षता प्राप्त करना है। सामाजिक विज्ञान में देखें जो मानव समाज में से संबंधित बोली जाने वाली का अध्ययन करता है, यानी मानव समाज में सामाजिक रूप से जो भाषा है। विज्ञान यानी कि किसी वर्ग विशेष में जो दक्षता प्राप्त होती है। और शैक्षिक अध्ययन के रूप में भी भाषा विज्ञान का उपयोग जो है वो किया जाता है। भाषा विज्ञान की शाखाएं देखें, ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स, तो सैद्धांतिक भाषा विज्ञान, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान और व्यवहारिक भाषा विज्ञान, ये तीनों इसके रूप होते हैं। तो यहाँ तक हमने 11 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। खैर देखिए, जब आप निबंधात्मक प्रश्न पढ़ेंगे ना, तो व्यापक स्तर पर आपका जैसे भाषा का टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पर भाषा से संबंधित प्रत्येक तमाम जो जानकारी है वो हमें मिल जाएंगी। तो वहाँ पर हमें जो अधूरापन की जो एहसास यहाँ पर हुआ, वो चीज़ वहाँ पर हमें नहीं रहेगी। चलिए, तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। अनुशासनात्मक ज्ञान उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम साधन प्रदान करता है, स्पष्ट कीजिए। कि अनुशासनात्मक जो ज्ञान होता है वो उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम साधन प्रदान करता है। तो देखिएगा, उत्तर आप क्या लिखेंगे कि अनुशासनात्मक ज्ञान जो होता है वो उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम साधन उपलब्ध कराता है। यह एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया होती है। इसकी समूची क्रिया उसे निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहती है। उसके अंतर्गत बातों के लिए स्थान नहीं होता है। इसे और भी ज़्यादा स्पष्ट हमने निम्न बिंदुओं के द्वारा कर सकते हैं। जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करना। अनुशासनात्मक ज्ञान केवल प्रशासनिक गुत्थियों को सुलझाकर स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक है। ज्ञान प्राप्ति का साधन है। अध्ययनकर्ता सदैव सत्य ज्ञान की खोज में व्यस्त रहता है, अतः अनुशासनात्मक ज्ञान उसकी उत्सुकता को शांत और सत्य की खोज की इच्छा को शांत करता है। परिवर्तन के अनुसार नवीन ज्ञान प्रदान करना है। तो मानव समाज परंपराओं तथा रूढ़ियों की लीक सदियों तक पीटता रहता है। उसके प्रवाह की गति को मोड़ना सरल नहीं है। रेल के आविष्कार के पूर्व मानव ने अपनी उसी स्थिति में से समायोजन कर रखा था, किंतु रेल के आविष्कार के बाद समाज में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा। इसी प्रकार अनुशासनात्मक ज्ञान मानव जीवन को गति देने और दिशा परिवर्तन में अत्यंत सहायक होता है। अनुशासनात्मक ज्ञान जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के सरल उपाय देता है। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरल साधनों को प्राप्त करना मानव स्वभाव है और इस मार्ग में अनुशासनात्मक ज्ञान मनोविज्ञान एवं शिक्षा और समाज विज्ञान सभी क्षेत्रों में सहायक होते हैं। अनुशासनात्मक ज्ञान सुधार में भी सहायक है। तो अनुशासनात्मक ज्ञान रूढ़िगत विचारों और व्यवहारों के सुधार का भी मार्ग जो है वो प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसका पथ वैज्ञानिक होता है जिसमें इस प्रकार की भ्रांतियों और अपुष्ट धारणाओं के लिए स्थान नहीं होता। अतः यह कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक ज्ञान शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों तथा प्रशासकों एवं पर्यवेक्षकों के स्वयं के ज्ञान, परस्पर एक दूसरे के ज्ञान एवं मनोविज्ञान एवं शैक्षिक समस्याओं का सुनियोजित समाधान प्रस्तुत करने के कारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा अध्ययन विषय क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। देखिएगा, शिक्षा अध्ययन विषय क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्य क्या होंगे। अध्ययन विषय का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, तो देखिए वर्तमान ज्ञान में सुधार करना और नवीनता का विकास करना शिक्षा अध्ययन
विषय क्षेत्र को के स्वरूप के अनुसार निम्न 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला मौलिक अध्ययन विषय क्षेत्र और दूसरा क्रियात्मक अध्ययन विषय क्षेत्र। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। सार्वकालिक समस्या का समाधान खोजना इसका आधार होता है, जैसे किसी विषय की नई शिक्षण विधि की खोज। क्रियात्मक जो होता है, इनका क्षेत्र सीमित होता है। तत्कालिक स्थानीय समस्या का समाधान खोजना इसका उपक्रम होता है, जैसे किसी कक्षा के छात्रों की वर्तनी में सुधार या किसी अनुचित आदर में सुधार करना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मौलिक अध्ययन विषय क्षेत्र को भी उद्देश्य की दृष्टि से 3 प्रकारों से विभाजित किया जाता है: दार्शनिक, ऐतिहासिक और प्रयोगात्मक। ऐसे नए सिद्धांत की खोज की जाती है, इसमें नए सिद्धांत की खोज की जाती है दार्शनिक में। ऐतिहासिक में इसमें इतिहास के आधार पर नए तथ्यों की खोज की जाती है। और प्रयोगात्मक किन्हीं नए नियमों का प्रयोग द्वारा प्रतिपादन यहाँ पर किया जाता है। तो ये 3 विधियाँ हैं कि या तो कोई नया शिक्षण विधि लगा लो, या ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ खोज लो, या फिर कोई प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं मौलिक अध्ययन क्षेत्र और क्रियात्मक अध्ययन विषय क्षेत्र में जो अंतर स्पष्ट जो है, मतलब जो अंतर परिलक्षित होते हैं, वे कौन कौन से हैं। तो देखते हैं। मौलिक अध्ययन क्षेत्र निष्कर्षों या अनुभवों पर आधारित होता है, विस्तृत क्षेत्र की जनसंख्या से संबंधित है, इनका संकलन विश्वसनीय, वैध और प्रामाणिक होता है, सांख्यिकी विधि का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, नए सिद्धांत तथ्यों के रूप में सृजन भी यहाँ पर किया जाता है। जबकि अगर हम क्रियात्मक में देखें तो स्थानीय समस्या के कारणों के निवारण से संबंधित विचारधारा पर यह आधारित होता है। कक्ष में निरीक्षण और परीक्षण से ये प्राप्त होता है। निरीक्षण या सरल परीक्षण द्वारा शिक्षक जो है वो स्वयं करता है, और विधि ही समस्या समाधान के रूप में होती है। अगला प्रश्न देखिए, अनुशासन और विषय के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा, शैक्षिक अध्ययन विषय क्षेत्र के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो शैक्षिक अध्ययन विषय क्षेत्र में शिक्षा दर्शन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, व्यवस्थापन, संचालन, समायोजन, धन व्यवस्था, शिक्षण विधि, सीखना और उसे प्रभावित करने वाले तत्व, प्रशासन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि सभी आते हैं किसमें, शैक्षणिक अध्ययन विषय क्षेत्र में। पिछले कुछ वर्षों में मापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में पर्याप्त खोज की गई है और उनके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। सीखने की नई नई विधियों का आविष्कार, सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की तुलनात्मक महत्ता, छात्रों तथा शिक्षकों के पारस्परिक संबंध, उनमें अंतःक्रिया, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सहायक सामग्री और उनका उपयोग आदि सभी क्षेत्रों में हो रहे हैं तथा अभी बहुत कुछ और करना है। शैक्षिक अध्ययन विषय क्षेत्र में निम्नलिखित जो क्षेत्र हैं वो दिए गए हैं: शिक्षा दर्शन, शिक्षा का इतिहास, शैक्षिक समाजशास्त्र, सीखने व प्रेरणा का मनोविज्ञान, परामर्श और निर्देशन, परख एवं मापन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और पाठ्यपुस्तकें, प्रोग्राम द्वारा सीखना, शैक्षिक उपलब्धि के सहचर, मूल्यांकन, अध्यापन और अध्यापक का व्यवहार और शिक्षक शिक्षा। शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासनिक वातावरण, वातावरण अध्यापन से संतुष्टि, शैक्षिक अर्थशास्त्र, सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, शैक्षिक सर्वेक्षण, तुलनात्मक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, उच्च शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या समय के साथ अनुशासन और विषय की अवधारणा बदलती है। तो बिल्कुल सही है ये। चलिए फिर भी देख लेते हैं इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि अनुसंधान या शोध का शाब्दिक अर्थ है खोज करना, किसी नवीन सिद्धांत या तथ्य की खोज मनुष्य के बदलते परिवेश में ही संभव है। अगर कुछ बदला ही नहीं तो कुछ नया आएगा कैसे। ठीक है, तो सृष्टि के प्रारंभ से अब तक जो भी प्रगति और उन्नति की है वह सप्रयास और स्वदेश्य ही की है, यानी उद्देश्य के साथ। अभी विगत 10 वर्षों के भीतर मनुष्य ने शोध से जो नई उपलब्धि प्राप्त की है वह सभी जगह भली प्रकार दृष्टिगत है। इसी प्रकार बहुमुखी बहुआयामी मानव जीवन में निरंतर छोटी बड़ी खोजें होती रहती हैं। प्रकृति ने अपार शक्ति, साधन और संपदा मनुष्य को दिए हैं और मनुष्य को दी है बुद्धि, जिसके समुचित उपयोग से वह अपने लिए नित्य नई सुविधाएं जुटाकर समृद्ध होने का प्रयत्न करता है। वर्तमान युग में भौतिक सुख सुविधाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और नए नए शीर्षकों के रूप में सामने आ रही हैं। विज्ञान की प्रधानता के कारण आज के किसी विचार या कथन को सैद्धांतिक मान्यता नहीं मिली है और किसी भी नए विचार को परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत कर उसकी सत्यता को तर्कसंगत वैज्ञानिक प्रक्रिया से परखा जाता है और तब वस्तुनिष्ठ विवेचना से निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है।
शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, अतः समस्याएं भी अनेक हैं। किसी भी संबंधित समस्या के समाधान के लिए शोध या अनुसंधान की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कि शोध किए जाते हैं उन्हें शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र अनुसंधान की संज्ञा से जाना जाता है। अतः कह सकते हैं कि समय के साथ अनुसंधान और विषय की अवधारणा बदली है। तो यहाँ तक हमने अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो किए हैं, और जो निबंधात्मक प्रश्न है वो हम करेंगे इस वीडियो के अगले भाग में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।